बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। क्या वो जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार है? हाँ, ये मुमकिन था। वो मेरी जिंदगी खतरे में देखकर वक्ती तौर पर मेरी मदद के लिए आ गया होगा और फिर रवाना हो गया होगा, मगर मैं यहाँ इस तरह कब तक पड़ा रह सकता हूँ? मैं ताज़ा तरीन हालात से बाखबर होना चाहता था। मुझे नाहिद की तरफ से सख्त फिक्र लाहक थी, मगर इसके बावजूद मैं हमजाद को तलब करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। मैं इस कदर बदहवास हुआ था कि ये भी याद नहीं रहा कि मैं हमजाद के बगैर भी नाहिद के बारे में मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मुझे अपने तसव्वुर की कुव्वत आजमाने से भला कौन रोक सकता था? मैंने फौरन अपनी आंखें बंद की और नाहिद का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के सामने नाहिद का चेहरा था और इस चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं उछल पड़ा। नाहिद के चेहरे पर सख्त तकलीफ, अजियत के आसार थे। मैंने फौरन अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और इसके साथ ही मेरा खून खोलने लगा। जिस दूसरे चेहरे पर मेरी नजर पड़ी थी, इसने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। ये चेहरा जब्बार का था, जो नाहिद के चेहरे के बहुत करीब था। जब्बार के अलावा इस जगह एक अंग्रेज अफसर भी नजर आ रहा था, जिसकी हरिसाना और ललचाई हुई नजरें नाहिद के जिस्म का जायजा ले रही थीं। नाहिद का जिस्म एक मोटे से लकड़ी के तख्ते पर बंधा हुआ था और इसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे। अचानक अंग्रेज के होंठों को हरकत हुई, जो अपनी वर्दी से कोई अफसर मालूम हो रहा था। वो जब्बार से मुखातिब था। तुम इससे पूछो ये कौन लोग हैं, इसका साथी किधर है? तुम इसकी जबान समझता? अच्छी तरह पूछो, नहीं तो मारो इसको, जबान खोलो। ये सब कुछ बताएगी, मगर इसके लिए तन्हाई जरूरी है। जब्बार की अयार आवाज सुनाई दी और मैं बल खा कर रह गया। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि जब्बार तन्हाई किस लिए चाहता है। खैर, हम जाता है। अगर तुमको ये कुछ ना बोला तो हम आएगा, इसके बाद तुम इधर से चला जाएगा। ये कहकर अंग्रेज अफसर खेमे से निकल गया। दूसरे ही लम्हे नाहिद ने इसके मुंह पर थूक दिया। वो चीखी, जलील कुत्ते, तू एक मजबूर बेबस औरत की बेचारगी से फायदा उठा रहा है। अगर तू इतना ही बहादुर है तो मेरे हाथ पांव खोल दे। मैं वादा करती हूँ कि भागूंगी नहीं और तुझसे मुकाबला करूंगी। मेरी बुलबुल इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। जब्बार ने अपने चेहरे को आस्तीन से साफ करते हुए, तू अगर मेरी बात मान ले तो मैं तेरी जान बचाने की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि तेरी सजाए मौत से कम नहीं होगी, क्योंकि तूने जर्नल को कत्ल करने की कोशिश की थी और अगर ऐन वक्त पर मुहाफिज होशियार न हो जाते तो अपना काम कर चुकी होती। अगर इसके बावजूद भी तूने इन पर खंजर से हमला करके इन्हें सख्त मजरूह कर दिया है और तेरा ये जुर्म मामूली जुर्म नहीं है, ये तो भी अच्छी तरह जानती है। और ये भी शायद तुझे मालूम हुआ हो कि अगर तूने सीधी तरह मेरी बात न मानी तो मैं जबरदस्ती ऐसा कर सकता हूँ, मगर मैंने तुझे सुबह तक सोचने की मोहलत दे दी है। बोल, क्या तू राजी है? कमीने गुलाम, अंग्रेजों के कुत्ते, तुझे मुझसे ऐसी बात करते हुए शर्म तो नहीं आई? मैं तुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती। नाहिद की आवाज से हकारत टपक रही थी। अच्छा तो फिर मुझे रोक, देखूं कैसे रोकती है। जब्बार ये कहकर खैमे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पर्दा गिराकर रस्सी से बांध दिया। फिर नाहिद की तरफ बढ़ता हुआ बोला, तेरी चीखो पुकार सुनकर बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। वो लोग समझेंगे कि मैं तुझ पर तशद्दुद करके तेरी जुबान खुलवाना चाहता हूँ। अब भी मान जाओ, वरना। जब्बार इसके करीब पहुंचकर रुक गया। फिर मैंने जो कुछ सुना इस पर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। नाहिद कह रही थी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मेरे हाथ पांव खोल दो। तुम्हारी रजामंदी के बाद हाथ पांव खोलना जरूरी नहीं है। बल्कि जब्बार कहते कहते रुक गया। ऐसा तो मैं सिर्फ इसलिए चाहता था कि तुम चीखो पुकार ना करो और किसी से इस वाकये का जिक्र भी ना करो। जब्बार वाकई एक अयार जहन का मालिक था। वो नाहिद को आजाद करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जब्बार की बात सुनकर मेरे जहन में भी नाहिद का अदा किया हुआ जुमला वाज़ेह हो गया। वो यकीनन कैदोबंद से आजाद होकर फरार की राह ढूंढना चाहती थी। मुझे ये सुनकर इंतहाई खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अपने नापाक वजूद को मुझसे दूर रख कुत्ते, नाहिद चीखी। अच्छा, अब मैं समझा, तू इस तरह मुझे फांस कर कैदो बंद से आजाद होना चाहती थी। क्यों? बोली चिड़िया। जब्बार शैतान की तरह हंसा तो मुझे
اتنا बेवकूफ समझती है। मैं जानता हूँ कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। अब मेरे लिए जब्त करना इंतहाई दुश्वार था। मैंने एकदम आंखें खोल दी और चीखा, हमजाद। इसी लम्हे हमजाद का घबराया हुआ चेहरा मुझे नजर आया। वो आते ही बोला, आपने मुझे इस वक्त तलब करके गजब कर दिया। अब जब्बार का हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुझे जो हुक्म दे रहा हूँ इसे पूरा करने के लिए फौरन रवाना हो जाओ। बकाया बातें फिर होंगी। नाहिद की इज्जत और आबरू खतरे में है, इसे बचाना अशद जरूरी है। तुम इसे अंग्रेजों की कैद से आजाद करके फौरन यहाँ ले आओ, वरना मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गया। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद गायब हो गया। इसके जाते ही मैंने फौरन आंखें बंद कर ली ताकि ताज़ा सूरत हाल का जायजा ले सकूं। मैं तसव्वुर की ताकत बरूए कार ला चुका था। मैंने हमजाद को खेमे में दाखिल होते देखा और इससे पहले कि जब्बार अपने मकसद में कामयाब हो, हमजाद ने आनन फानन नाहिद की जिस्म की बंदिशें खोलना शुरू कर दी। इसने ऐसा करने से पहले जब्बार को एक जोर का धक्का दिया था। नाहिद के जिस्म की बंदिशें खुद ब खुद खुलते देखकर और अपने जिस्म को धक्का लगते महसूस करके पहले तो जब्बार हैरत ज़दा सा हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे वो बुड़बुड़ाया, अच्छा तो ये बात है। वो गालबन समझ चुका था कि ये सब करिश्मा मेरे हमजाद की नदीदा कुव्वत का है। जब्बार ने अपने हमजाद को तलब किया जिसे मैं न देख पाया, मगर इसी वक्त मेरे हमजाद ने नाहिद को छुड़वाकर एकदम जब्बार पर हमला कर दिया और इससे पहले कि वो अपने हमजाद को कोई हुक्म दे सके, इसका जिस्म एक बार जोर से लहराया और फिर तेवरा कर जमीन पर आ रहा। गालबन वो बेहोश हो चुका था। नाहिद के चेहरे पर सख्त हैरत के आसार थे, इसलिए ये सब बड़ा अजीब और पुरसरार था कि इसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई मजबूत रस्सियां खुद ब खुद खुलने लगी थी और फिर इसके देखते ही देखते जब्बार बेहोश होकर गिर पड़ा। नाहिद को मजबूत रस्सियां खोलने में कुछ दिक्कत पेश आ रही थी, इसलिए मेरा हमजाद आगे बढ़ा और चंद ही लम्हों में इसे कतई आजाद कर दिया। कपड़े पहन लो, हमजाद ने सरगोशी की, और जल्द अज जल्द यहाँ से फरार होने के लिए तैयार हो जाओ। शेख तुम। अचानक हमजाद की आवाज सुनकर नाहिद की खुशी से थरथराती हुई आवाज सुनाई दी। हमजाद की आवाज इसे कतई मेरी आवाज मालूम हुई थी, क्योंकि मेरी और हमजाद की आवाज में कोई फर्क नहीं था। नाहिद हैरत से चारों तरफ देखने लगी। खेमा खाली था, इसलिए ये बात सख्त हैरत अंगेज थी कि मैं इसे नजर क्यों नहीं आ रहा था। इसलिए इसने पूछा, मगर तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो शेख? ये तमाम बातें आइंदा के लिए उठा रखो। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो, तुम्हें बाद में सब कुछ बता दिया जाएगा। हमजाद ने नरमी से कहा। नाहिद ने कुछ देर तौक़ुफ़ किया और फिर आंखें बंद कर ली। हमजाद ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। अब इसकी गिरफ्त नाहिद के कनपट्टियों पर थी। नाहिद का जिस्म अचानक ढलका हुआ और इससे पहले कि वो फर्श पर गिर जाए, हमजाद ने इसे अपने बाजुओं पर उठाया। मुझे इस वक्त हमजाद पर रश्क आया, काश इसकी जगह इस वक्त मैं होता। हमजाद ने खेमे के दरवाजे का रुख नहीं किया, वो खेमे की दूसरी सिमत गया। दूसरे ही लम्हे खेमे में शिगाफ नजर आने लगा। इस शिगाफ से हमजाद नाहिद का जिस्म उठाए गुजर गया, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि अचानक एक शोर सा बुलंद हुआ। किसी ने नाहिद के जिस्म को फिजा में बुलंद होते देख लिया था। मैंने देखा कि खेमे के इर्द गिर्द मुतय्यन तमाम मुहाफ़िज़ पत्थर के बुत बने इस हैरत अंगेज नजारे को देख रहे थे। इनकी आंखों के सामने इनके जर्नल पर हमला करने वाली लड़की का जिस्म खुद ब खुद फिजा में बुलंद होता जा रहा था। इनमें से किसी को होश आ गया। वो शायद कोई अंग्रेज अफसर था जो चीखा, वो फरार होना मांगता, फायर करो फायर। इस अंग्रेज अफसर की आवाज के साथ ही जैसे सारा तलिस्म टूट गया। बैक वक्त कई धमाके हुए, लेकिन इस वक्त तक नाहिद का जिस्म बंदूकों की गोलियों की जद से काफी दूर निकल चुका था और फिर इन लोगों के देखते ही देखते वो एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। इसके साथ ही मैंने आंखें खोल दी और मेरे सफर का सिलसिला मुनक़ता हो गया, क्योंकि मैं वाकिफ था कि अब चंद ही लम्हों में हमजाद नाहिद को लेकर मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरी तवक्को के मुताबिक हमजाद जल्द ही इस गार तक पहुंच गया जहां मैं मौजूद था। इसने आते ही नाहिद के बेहोश जिस्म को फर्श पर एहतियात से दराज कर दिया। इसके इस काम से फारिग होते ही मैंने इसे मुखातब किया, हाँ अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते थे?
तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें नावक्त तलब किया था। मुझे बताओ, क्या जब्बार अपने अमजाद से क्या काम लेना चाहता था जो तुम इसकी राह में रुकावट बने हुए थे? अंग्रेज हकाम ने जब्बार के पुरसरार कुफ्तों से मायूस होकर इसे कोई बहुत बड़ा काम सुपुर्द नहीं किया था, हालांकि वो गलत समझ रहे थे। अगर जब्बार का अमजाद अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी फतह होती। अंग्रेज हकाम ने जब्बार के सुपुर्द ये काम किया था कि वो अपनी पुरसरार कुफ्तों से काम लेकर उख्वानीन के दिल मुजाहिदीन की तरफ से फेर दे। दरअसल जब्बार शेखी में आकर इन्हें सब कुछ बता चुका था कि वो अपनी पुरसरार कुफ्तों के जरिए क्या क्या कर सकता है। इन्हें इसने ये भी बता दिया था कि हमजाद से काम लेकर वो इस बात पर भी कादर हो सकता है कि मुजाहिदीन की मदद करने वाले कबीलों और इनके अख्वानीन को बजाय इनके अंग्रेजों का हमनवा बना दे। जब्बार ने इस गर्ज से अपने हमजाद को रवाना किया था और मैं रास्ते ही में इससे उलझ पड़ा था। इसके कुछ देर बाद आपने मुझे तलब कर लिया और इसका रास्ता साफ हो गया। हमजाद ने मुझे पूरी तफसील से आगाह किया। ये वाकई बहुत खतरनाक बात थी। मैंने हमजाद की तायीद की, फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारे वहाँ हटने के बावजूद भी जब्बार का हमजाद अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब न हो सका होगा। इसकी वजह यह है कि इसके थोड़ी देर बाद ही जब्बार ने अपने हमजाद को दोबारा अपने पास तलब कर लिया था और फिर इसे कुछ हुक्म देने से पहले ही तुम्हारे हाथों बेहोश हो गया था। ऐसी सूरत में जब्बार का हमजाद इस वक्त से अब तक इसी के पास होगा, क्योंकि मैंने सवालिया नजरों से हमजाद की तरफ देखा। आपका ख्याल दुरुस्त है, जब्बार का हमजाद अभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन होश आते ही जब्बार इसे फिर इसी मकसद के असूल के लिए रवाना कर सकता है। हमजाद ने जवाब दिया, इससे पहले कि वो होश में आए और तुम मुझसे रुखसत हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और नाहिद को फौरन मलका पहुँचा दो ताकि हम महफूज रहकर आइंदा के लिए कोई मंसूबा बना सकें। मैंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों को मलका पहुंचा देता हूं। मुमकिन है कि मुझे बहुत जल्द फिर आपसे रुखसत होना पड़े और आप यहाँ इस अजनबी जगह पर बेयारो मददगार पड़े रहें। हमजाद बोला, तो फिर नाहिद को भी होश में लाने की जरूरत भी नहीं। क्या ख्याल है तुम्हारा? सफर तवील है और वक्त कम, इसलिए बेहतर है कि आपको भी बेहोश कर दिया जाए, इसलिए कि आप इतनी तेज रफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमजाद ने मशवरा दिया। ठीक है, मैंने कहा और आंखें बंद करके नाहिद के बराबर लेट गया। दूसरे ही लम्हे मुझे अपनी कनपटियों पर दबाव महसूस हुआ और मेरा ज़हन बोझल होते होते बिल्कुल गाफिल हो गया। होश आने पर मैंने खुद को और नाहिद को अमीर बाबू जान के मकान पर पाया। इस वक्त मकान खाली था। मेरे कहने पर हमजाद नाहिद को भी होश में ले आया। नाहिद होश में आते ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। इसे गालबन अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाखैरियत तमाम मलका पहुंच चुकी है, क्योंकि ये मकान बहरहाल वो पहचानती थी और इसके दरो दीवार से आशना थी। फिर इसकी नजर मुझ पर पड़ी और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शेख, तुम सख्त मजरू हो, तुम्हारे माथे पर गहरा जख्म है, इसने कहा और इसके जुमले के साथ ही मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मुझे अपनी बैसाखियों का भी ख्याल आया जो वहीं रह गई थीं जहां मैं जख्मी हुआ था। मेरी पहली जरूरत बहरहाल बैसाखियां थी। यही सोचकर मैंने हमजाद से कहा, मेरी बैसाखियां ले आओ। हमजाद मेरे हुक्म सुनकर रुखसत हो गया और नाहिद समझी कि मैंने इसे मुखातब किया है। वो उठकर जाने लगी तो मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बैसाखियां देख रही हूँ। तुम्हारी बैसाखियां देख रही हूँ, कहाँ रखी हैं? नाहिद ने कहा, मैंने तुमसे बैसाखियां लाने के लिए नहीं कहा। वो एक और ही नादीदा कुव्वत है जिसे मैंने हुक्म दिया है और वो ही नादीदा कुव्वत तुम्हें अंग्रेजों की कैद से रिहा करके लाई है। अभी मेरा फिक्रा खत्म न हो पाया था कि कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो अमीर बाबूजान खड़े हम दोनों को हैरत से देख रहे थे। फिर इससे पहले कि मैं या नाहिद कुछ कहें, वो बोले, तुम दोनों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी तस्कीन के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं, मगर हमें हैरत है कि तुम दोनों मौत के शिकंजे से किस तरह निकल आए। हमें तमाम इत्तलात मिल चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे तुम दोनों से एक शिकायत भी है कि तुमने मुझे इस सिलसिले में लाइलम रखा। हम मजबूर थे, है अमीर। अगर हम आपसे अपने इरादे का इजहार करते तो यकीनन आप हमें छलांग लगाने की इजाजत न देते और मेरा जुमला अधूरा रह गया। अमीर बाबूजान बात काट कर बोले, शायद उन्होंने अब पहली मर्तबा मेरी हालत पर गौर किया था। जिले रहमान, तुम तो शदीद जख्मी भी मालूम होते हो। बातें फिर होती रहेंगी, पहले तुम्हारी मरहम पट्टी जरूरी है।
ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए और चंद लम्हों बाद ही वो एक छोटा सा बक्स लेकर कमरे में दाखिल हुए। लाइए मुझे दीजिए, मैं शेख की मरहम पट्टी करती हूँ। नाहिद ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, मुझे खुद ये सादत हासिल करने दो। जो लोग अल्लाह की राह में जख्म खाते हैं, इनके जख्म नहीं होते, जन्नत के फूल होते हैं। मुझे इन फूलों से करीब होने दो। अमीर बाबू जान की आवाज में बेपनाह मोहब्बत थी। वो मेरी मरहम पट्टी कर रहे थे कि इसी दौरान हमजाद ने नहायत खामोशी से मेरी बैसाखियां लाकर दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगा कर रख दी, मगर हमजाद की एहतियात के बावजूद कुछ खटका हुआ। अमीर बाबू जान ने मुड़कर देखा और फिर कुछ ना पाकर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। अलबत्ता नाहिद की आंखों से हैरत का इजहार हो रहा था। इसने गालबन बैसाखियों को कमरे में दाखिल होते देख लिया था, क्योंकि वो इस वक्त दरवाजे की तरफ मतवज्जो थी। कुछ ही देर बाद अमीर बाबू जान हमें आराम करने का मशवरा देकर रुखसत हो गए। मैं तकिए के सहारे दीवार से टेक लगाए नीम दराज था और मेरे बराबर ही नाहिद बैठी हुई थी। मुझे और नाहिद को इस हादसे के बाद पहली बार तन्हाई का मौका मिला था। नाहिद के दरियाफ्त करने पर मैंने इसे सिर्फ इतना बताया कि मैं चट्टान से फिसलने के बाद अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। नाहिद ने मुझे अपने ऊपर गुजरे हुए वाकयात बताते हुए कहा, मैं गालबन कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गई थी। मुझे ये भी याद ना रहा कि तुम भी मेरे साथ हो और अपनी माजूरी के सबब मेरी तेज रफ्तारी का साथ नहीं दे सकते। जिस वक्त तुम्हारी चीख बुलंद हुई, एन इसी वक्त मैं जर्नल के खेमे में पहुंचकर इस पर हमला करने के लिए तैयार थी। वो मेरे सामने मैं बेख्वाब था, लेकिन तुम्हारी चीख ने इसे बेदार कर दिया और मैं भी कुछ घबरा गई, मगर मैंने इसे बिस्तर से उठने की मोहलत नहीं दी और इस पर हमला कर दिया। लेकिन मेरा वार उचटता हुआ पड़ा। मेरा खंजर इसके सीने में उतरने के बजाय इसके पहलू को जख्मी करता हुआ दाएं बाजू में पेवस्त हो गया। इस वक्त तक वो होशियार हो चुका था। तुम्हारी चीख के बाद दूसरी चीख इसकी थी, जिसने माफजों को चौकन्ना कर दिया और फिर चंद लम्हों बाद ही मुझे फरार होने से पहले चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर जो कुछ हुआ इससे तुम वाकिफ ही हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जख्मी होने का बहुत अफसोस है। अपनी बात खत्म करते हुए नाहिद मेरे कुछ और करीब आ गई और इस वक्त मुझे अपने जिस्म में बिजलियां सी कौंधती हुई महसूस हुई। मेरे वजूद में सोया हुआ शैतान जागने लगा, जिसे शेख करामत को मैंने थपकियां दे देकर सुला दिया था। अब वो बेदार हो रहा था। मैंने एक खुद फरमोशी की सी कैफियत में इसके नरमो मुलायम हाथ को अपने हाथ में ले लिया और फिर इसका हाथ मेरे होंठों तक पहुंच गया। मेरी आंखें बंद थीं। शेख मेरी समात से नाहिद की गुस्सीली आवाज टकराई और इसके साथ इसने अपना हाथ एक झटके से खींच लिया। मैंने अपने आंखें खोल दी। मैंने देखा कि इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। तुम हद से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, लेकिन मैंने इसकी खफगी को नजरअंदाज करते हुए दोबारा इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे समझने की कोशिश करो नाहिद, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने जज्बात से कांपती हुई आवाज में कहा। बको मत। इसने अपना हाथ छुड़वा लिया और एकदम खड़ी हो गई। तुम मेरे मौसन जरूर हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी कि तुम मुझे मेरे मकसद से भटका दो। इससे हमारे मकसद में क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों बहरहाल तंजीम के लिए काम करते रहेंगे। मैंने दलील पेश की। मेरी जिंदगी का अव्वल व आखिर मकसद सिर्फ और सिर्फ तंजीम के लिए काम करना है और कुछ नहीं। समझ गए? अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं कभी ये जिंदगी कबूल न करती। ये मेरे लिए बहुत आसान था, मगर मेरी आंखें अभी वो मंजर नहीं भूली जब अंग्रेज दरिंदों ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। नाहिद की आवाज में जोश के अलावा सख्ती भी थी, लेकिन मुझ पर तो कुछ और नशा सवार था, इसलिए इसकी बात मुझे मुतासर न कर सकी। मैंने लापरवाही से कहा, एक तुम्हारे ही साथ सब कुछ नहीं हुआ, न जाने कितने घराने ऐसे हैं जो तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन वक्त एक ऐसा मरहम है जो रफ्ता रफ्ता हर जख्म को भर देता है।
तुम्हें बहरहाल अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करना है। तुम जवान हो और जवानी के भी कुछ तकाजे हैं जिन्हें बहरहाल पूरा करना चाहिए। मुझे तुम्हारी बातों से नफरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे मोहसन ना होते तो मैं तुम्हारी गुस्ताख जबान खींच लेती जो मुझे मेरी जवानी के तकाजे बता रही है। तुम में और इस दरिंदे में आखिर फर्क ही क्या है जो मेरी मजबूरी से फायदा उठाकर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था? बोलो, जवाब दो। तुम इस कदर गिर सकते हो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नाहिद, मैं चीखा। अब मुझे भी इस पर गुस्सा आ गया था। अगर मैं चाहता तो कब का अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी। मोहब्बत? नाहिद ने हकारत से कहा। अगर इसी को तुम मोहब्बत कहते हो तो मैं इस पर 100 बार लानत भेजती हूँ। और ये कहकर वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गई। मैंने इसे आवाजें भी दी मगर वो न लौटी। अब मैं मकान में अकेला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भाई चैनल को